Hello and a warm welcome to another edition of To The Point. After securing the sixth consecutive victory in Gujarat and also forming the government in Himachal, there's a saffron surge across 19 states in the country. With crucial assembly elections coming up next year and also the larger battle of 2019, how emboldened is the BJP and what are the challenges ahead? Joining me now is Rajya Sabha MP and also Gujarat in charge, Bhupendra Yadav. He's a man who's sweated out on the Gujarat turf for the last 6 months. I welcome sir on To The Point. Now that the elections are over and you have the time to sit back and actually look what went wrong or where could you improve, do you have any regrets as to how the results could have been bettered, or are you really contented with the results which have come? पूरा चुनाव एक टीम के रूप में लड़ा जाता है। गुजरात में 22 वर्षों के शासनकाल के बाद जब ये चुनाव छठी बार भारतीय जनता पार्टी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लड़ रही थी, तो पूरे चुनाव को कांग्रेस पार्टी के द्वारा जातिवाद और राजनीति के जो निम्न स्तर पर चुनाव को ले जाया गया, उसको देखकर कभी कभी लगता है कि ये जो राजनीति का एक स्वरूप जो कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया है, क्या ये देश के लिए लाभदायक है। बाकी गुजरात भारतीय जनता पार्टी की टीम ने इसको एक चुनाव के रूप में लड़ा, तो मेरे को लगता है कि एक ऐसी टीम जो बहुत कमिटमेंट के साथ और एक लंबे समय से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि 22 वर्ष के बाद भी अगर वोटिंग के 50% जनसंख्या किसी पार्टी में विश्वास व्यक्त करती है, तो इस बात का द्योतक है कि पार्टी अपने कार्यों को और मिशन को लोकतंत्र की भावना से जो उनको हमेशा जनता को शासन करने का जनादेश मिला है, उसको सही अर्थ में जनता के हित में काम करने के लिए सफल सिद्ध हुई है। मिस्टर यादव, जहाँ तक वोट शेयर की बात करें तो अभी भी कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में ऑलमोस्ट 8% का डिफरेंस है, और ये एक फैक्ट है जो आपने बोला कि लगभग 50% जनता जो गुजरात की थी उसका फेथ अभी भी बीजेपी में है। लेकिन जो नंबर्स आए हैं जिसमें बीजेपी को 99 सीट्स मिली हैं और कांग्रेस को कुछ 77 सीटें और कुछ 2-3 इंडिपेंडेंट्स को मिला के जो संख्या आएगी, तो उसमें जो एक वेफर थिन मेजॉरिटी जो आई है, उससे कहीं ना कहीं क्या पार्टी का मनोबल कम तो नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि उनके लिए कि ये मॉरल विक्ट्री है, भले वो सरकार नहीं बना पाए। देखिए, उन्होंने गुजरात में जहां 22 साल के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी वापस आई है, वहीं उन्होंने केवल 5 साल के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश को एंटी इनकम्बेंसी में खोया है। तो कांग्रेस वाले जो बात कर रहे हैं, या तो कोई किसी आदमी ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, हार और जीत में एक समान होता है, इस प्रकार की कोई उनकी बहुत बड़ी स्पिरिचुअल स्थिति है, या वो नासमझ लोग हैं। लोकतंत्र में जो सामने लिखी हुई इबारत को पढ़ नहीं पाती पार्टी, उनका भविष्य वो स्वयं ही जानते हैं। जनता देश का भविष्य जानती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन पार्टी के गुजरात इंचार्ज के रूप में अगर अब आप हाइंडसाइट में चीज़ें देखें, तो जब भी कोई चुनाव होता है या कोई भी एक बड़ा इवेंट होता है, हमेशा इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर किया जाता है और पार्टी में इंटरनली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ये बातचीत में आती हैं कि कैसे अपने प्रोस्पेक्ट्स को बेटर किया जाए और हम और इससे अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो जो नंबर्स आए हैं उसमें एक बहुत बड़ा रूरल और अर्बन डिवाइड दिखने को मिला है, क्योंकि जो रीजन्स जैसे सौराष्ट्र, नॉर्थ गुजरात, वहाँ पर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली हैं। तो पार्टी के लिए अगर मैं लेसन्स के फॉर्म में पूछूं, क्या सबक पार्टी इससे सीखेगी या कैसे उन रीजन्स तक पहुंचेगी? क्या ऐसा कोई प्लान है या स्ट्रैटेजी है कोई बीजेपी के पास? सौराष्ट्र में पार्टी लगातार आगे बढ़ी है, लेकिन इस बार सच बात है कि हमें सौराष्ट्र में जितनी हम अपेक्षा करते थे उससे कम सीटें मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही शासनकाल में सौराष्ट्र में कृषि सिंचित जमीन का रकबा बढ़ा है, जमीन का भूगर्भ स्तर ऊंचा हुआ है, लेकिन किसानों के हितों में और ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टी के मैसेज को लेके जाना, और भारतीय जनता पार्टी ने एक ग्रामीण परिवेश की पार्टी के रूप में उनके विषयों को ज़्यादा अच्छी तरीके से संदेश के साथ लेकर के जाना, उसके लिए निश्चित रूप से हम आगे भी काम करेंगे। तो भूपेंद्र जी, आपके कहने का ये मतलब है कि जो सौराष्ट्र जो जहाँ पर वाटर स्ट्रेस था जिन एरियाज़ में, वहाँ पर आप सरकार की मैसेज को बहुत ज़्यादा पहुँचाने में असफल रहे, क्या ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, कई बार कई तरह के विषय रहते हैं।
राजनीति कोई सीधी समतल कई बार ज़मीन नहीं होती, वो प्याज के छिलके की तरह लेयर पे लेयर होती है। ऐसे में जब विपक्ष के द्वारा जातिवादी स्तर पे प्रचार किया जा रहा हो, जब विपक्ष के द्वारा छोटी राजनीति का प्रयोग किया जा रहा हो, जब विपक्ष के द्वारा भ्रामक राजनीति का प्रयोग किया जा रहा हो, जब विपक्ष के द्वारा लोगों को बांटने का प्रयास किया जा रहा हो, ऐसे में लोगों के हित में जो सच्चे कार्य किए हैं उन सारी भावनाओं और विषयों को उन तक ले जाना, क्योंकि आप ये तो मान के चलेंगे कि हमारी सरकार गुजरात में आने के बाद सौराष्ट्र में डेयरी का विकास हुआ, फलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि हुई, कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन जो कुछ प्रक्रियागत विषय हैं, अगर उसमें कहीं खामी रहती है तो उसको दूर करने के लिए सभी सरकारों को प्रयास करना चाहिए और हमारी सरकार उन सब प्रक्रियागत विषयों को आने वाले समय में और अच्छे तरीके से एड्रेस करेगी। चुनाव के दौरान भी मैंने देखा कि जितने अखबार और जितने भी एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स या रिपोर्टर्स जो ज़मीन पर वहाँ पर थे, तो उन्होंने यही बोला कि जो सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात का एरिया है वहाँ पर रूरल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और एक डिसकंटेंट है वहाँ पे फार्मर्स को लेकर। तो क्या बीजेपी अपना मैसेज वहाँ तक नहीं ले जा पाई या उस डिसकंटेंट को कांग्रेस ने किसी तरह से कैपिटलाइज कर लिया? नहीं, कैपिटलाइज करना तो इसको नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस के कुछ भ्रामक प्रचार थे, लेकिन अगर आप उसके बाद भी उत्तर गुजरात के चुनाव को देखेंगे तो उत्तर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में हमने अच्छा समर्थन लिया है और गुजरात के लिए जो एक लाइफलाइन मानी जाती थी सरदार सरोवर योजना, उस सरदार सरोवर योजना को पूर्ण करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है। अब उसका फाटक जब पूर्ण हुआ है तो उसके जो फलदायी काम है वो आने वाले समय में और अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, सौराष्ट्र में किसान के साथ साथ दरिया के तट की भी सीटें हैं जो समुद्री क्षेत्रों के संबंध में हैं और इसलिए वहाँ के भी कुछ विषय जो हैं पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से समाधान करने का प्रयास किया है और आने वाले समय में अब चूँकि अब गुजरात में सरकार जो है अब वो 6.5 करोड़ गुजरातियों की सरकार है, तो अब सबका साथ और सबके विकास के मूल मंत्र को लेकर के हम पुनः गुजरात के विकास के जिन लक्ष्यों को हमने 95 से लेके और 2017 तक 22 वर्षों में हासिल किया है, जैसे पेयजल को हमने 76% लोगों को पहुंचाया, तो क्या और ज़्यादा लोगों को पहुंचाएंगे। सरकारी अस्पतालों में जो मरीजों के भर्ती होने की रफ्तार है वो दुगनी है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे। गुजरात में यूनिवर्सिटी थी, उसमें 8 गुना की वृद्धि हुई है, तो उनको विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास करेंगे। तकनीकी के साधन हैं, विकास के साधन हैं, जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया है उन लक्ष्यों को आगे कैसे बनाया जाए, क्योंकि 2022 अगर प्रधानमंत्री जी का न्यू इंडिया का संकल्प का वर्ष है, तो उसमें एक प्रदेश में अगर पार्टी की सरकार बनती है तो उसको संकल्प को किस प्रकार से पूर्ण करने के लिए, एक न्यू इंडिया के विज़न के लिए गुजरात कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, निश्चित रूप से वहाँ की सरकार इस विषय पे काम करेगी। बजट अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और जिस तरीके का जो रिज़ल्ट आया है गुजरात में, जो रूरल अर्बन डिवाइड की मैं बात कर रही हूँ, सो ऑब्वियस सी बात है कि एक एग्रेरियन डिस्ट्रेस की जो सब बातें कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट या कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा जिसकी वजह से द पार्टी इज़ गोइंग टू रीच आउट टू द फार्मर्स, टू द जॉबलेस यूथ्स, ऐसा कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट आएगा? ये देखिए, जहाँ तक रोजगार उत्पादन करने के विषय में है, रोजगार उत्पादन करने के विषय में गुजरात बहुत आगे है। जो लोग आज हमारे पे टीका टिप्पणी करने की कोशिश करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी 3 पीढ़ियों ने अमेठी का प्रतिनिधित्व किया है। जिला कलेक्टर का ऑफिस अभी भाजपा की सरकार आने के बाद वहाँ पे शुरू हुआ है। तो विकास का मॉडल भारतीय जनता पार्टी को किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है और जब से केंद्र में सरकार आई है, गरीब कल्याणकारी राज्य की में उनके लिए योजनाएं बनाना, समावेशी विकास में जो आर्थिक रूप से नीचे लोग हैं उनको विकास के पथ पे लाना, स्वरोजगार के लिए मुद्रा जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाना, इन लक्ष्यों को सरकार ने केंद्र में भी लागू किया है और प्रक्रियागत विषयों पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर के और बाकी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने काम किया है उनको आगे बढ़ाने के लिए केंद्र राज्य के आधार पे एक सहकारी संघवाद को किस प्रकार से बढ़ाया जाए उस पर हमारी सरकार काम करेगी। भूपेन जी, अगर कांग्रेस का कैंपेन देखें तो राहुल गांधी ने कम से कम 17 दिनों में उन्होंने 12 मंदिरों के दौरे किए। उन्होंने बोला नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट उनकी जो स्टाइल थी वो ये जताती थी कि जो पूरा बीजेपी का जो एक कैंपेन करने का तरीका था वो कांग्रेस ने कॉपी किया।
चाहे वो कास्ट कैलकुलेशंस हों या चाहे वो सोशल इंजीनियरिंग हो, सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच हो, ये सारी चीज़ें कांग्रेस लेकर आई थी। तो आपको लगता है कि उनके कैंपेन में कोई नयापन था या सीधा बीजेपी का फॉर्मूला उन्होंने उतारा और उसी के बल पे वो सीट्स लेकर आए? पहला तो उन्होंने 12 मंदिरों का नहीं 25 मंदिरों का दौरा किया। दूसरा, हमें किसी के मंदिर के दौरे करने की आपत्ति नहीं है, पर वो अब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो किस मंदिर के दर्शन करने गए? तो हम तो पहले से कहते हैं कि मंदिर जाना किसी व्यक्ति के जीवन का स्वाभाविक धर्म होना चाहिए, ये चुनावी कर्म नहीं होना चाहिए। और गुजरात की जनता भी इस बात को जानती है। उनके चुनाव का अगर कोई असर पड़ता तो हमारा वोट बेस कम होना था। हमारा वोट बेस तो 2% बढ़ा है। तो जब हमारे वोट बेस में वृद्धि हुई है, अब स्टैटिस्टिक्स जो कई बार चुनाव का वोट देने का होता है कि अगर किसी और राज्य में ये 50% होता तो निश्चित रूप से कोई पार्टी 3/4 मत लाती, कभी कभी कोई पार्टी 40% भी लेके 2/3 ले आती है। तो वो एक जब आमने सामने दो पक्षीय चुनाव होता है तो सीटों के समीकरण ऐसे होते हैं कि जिसमें कम मार्जिन से सीटें हारी जाती हैं और बड़ी मार्जिन से सीटें जीती जाती हैं। तो वो समीकरण उस कारण से है। और इसलिए ये इसको कहो, कोई कहता है भाई सॉफ्ट हिंदुत्व है, कोई कहता है वैसा हिंदुत्व है। देखिए, आप मायने समझिए, हिंदुत्व का मायने क्या है। हमने सरकार चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान चलाया। क्यों? नारी सम्मान। हमने सरकार चलाई, मुद्रा जनधन जैसी योजनाएं बनाई। क्यों? अंत्योदय की कल्पना। क्यों? कि जिसके पास साधन नहीं है उस पर साधन पहुंचाने की प्राथमिकता। हमने सरकार चलाई, नीति निर्णय किए। क्यों? राजा और सरकार ऐसी होनी चाहिए जो निर्णयकारी होनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये सारे विषय ऐसे हैं जो हमारे एक सांस्कृतिक प्रवाह से निकल के आते हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। वो प्रतीकात्मक नहीं हो सकते, वो हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। तो अब कोई इसकी कॉपी करे, फोटोकॉपी करे, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं और उस पर हम काम करते रहेंगे। लेकिन जो 77 सीटें कांग्रेस लेकर आई है और सारे ऑपोजिशन के लीडर्स अब ये बोलने लगे हैं कि कांग्रेस की वो एक मॉरल विक्ट्री थी और अब यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। आपको भी लगता है कि गुजरात का इलेक्शन और हिमाचल का इलेक्शन और जिस तरह से अब बीजेपी की सरकार 19 स्टेट्स में है, डू यू थिंक दैट दीज इलेक्शंस हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट फॉर द पार्टी एंड फॉर द ऑपोजिशन एज वेल? नहीं, हम तो निश्चित रूप से जो जनता का आशीर्वाद हमको मिलता जा रहा है उसको लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक राज्य और खो दिया है, तो अब वो इसको किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं वो उनको सोचना चाहिए। लेकिन ये निश्चित रूप से देश में जो एक सुधारवादी कार्यक्रम और परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है उसको जन समर्थन है। और पार्टी का हमारा जो आधार विस्तृत हुआ है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, ये सफलता उनकी इस मंत्र को भी जाती है। जो ये पट्टीदार एजिटेशन चला 2015 से और अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल जैसे लोग इस चुनाव में उतरे, कहाँ तक आपको उसका इन एलिमेंट्स का असर आपको चुनाव पर दिखा? बहुत ज़्यादा कोई ऐसा असर नहीं था, क्योंकि हार्दिक पटेल का अगर ऐसा विषय होता तो भारतीय जनता पार्टी उन सब सीटों पे जीती जो पाटीदार बहुल क्षेत्र थे। जहाँ तक श्री अल्पेश ठाकुर का सवाल है, वो तो कांग्रेस के ही जिला परिषद का चुनाव 2 वर्ष पहले हारे थे। तो एक कांग्रेस के जिला परिषद के हारे हुए नेता को एक जाति की सेना बना के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं, तो ये तो कांग्रेस कहाँ क्या राजनीति कर रही है ये देश की जनता जानना चाहती है। और हमारा मानना है कि ये कोई युवाओं का ऐसा कोई स्वयंस्फूर्त आंदोलन नहीं था, ये केवल कांग्रेस ने कुछ लोगों को जाति के नाम पे अपने कैंपेन को आउटसोर्स किया था, जिसमें वो पूरी तरीके से विफल रहे। लेकिन जो पट्टीदारों का जो एक पूरा वोट बैंक था, कुछ सेक्शन ज़रूर बीजेपी के तरफ से हटा है, तो अब उन पट्टीदार्स को पार्टी कैसे रीच आउट करेगी?
वोट बैंक जो है ये कांग्रेस की डिक्शनरी का शब्द है। हमें सरकार मिली है, उन्हें 22 साल में सरकार मिली है। हम सबका साथ सबके विकास के मंत्र के साथ समाज के सभी वर्गों को आगे लेकर के चलेंगे। कल प्रधानमंत्री ने जब पोस्ट विक्ट्री जो स्पीच दी थी, तो उसमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्पीच उन्होंने एक चीज़ बोली कि सब गुजरातियों का यूनिफिकेशन होना चाहिए, और उन्होंने एक आह्वान किया कि सारे जितने भी गुजराती हैं सबको एकजुट होकर अब आगे बढ़ना है। तो वो कहीं ना कहीं क्या इस बात का संकेत था कि जो एक एनरेज्ड पट्टीदार ग्रुप है उनके लिए भी सिग्नल था कि लुक नाउ यू हैव टू बिकम वन एंड टाइम इज़ नाउ यू नो दैट यू हैव टू कम अलोंग एज वन ग्रुप? नहीं, सभी लोग साथ हैं। आप पूरे कैंपेन में मुझे बताइए, राहुल गांधी को अगर इतना ही शौक था तो उन्होंने हार्दिक पटेल के साथ एक सभा क्यों नहीं करी? क्यों गया थे उनके कैंपेन से? वोट बैंक तो वो बनाना चाह रहे थे ना, तो वो कैंपेन क्यों नहीं करा? मान लीजिए अगर हमारे खिलाफ रोष है पास के कन्वीनर का, तो एक सार्वजनिक रूप से मीटिंग बुला के बात करते ना। उन्होंने तो कोई ऐसी बात कभी करी नहीं। तो कांग्रेस का जो पूरा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करने का सिस्टम था कि इनको अलग खड़ा करो, इनको अलग खड़ा करो, इनको अलग खड़ा करो, उसमें कांग्रेस आपस में भ्रमित होकर घिर गई। कोई पार्टी 22 साल राज करने के बाद भी अगर 50% वोटर्स का समर्थन प्राप्त करती है तो वो उसके लिए उपलब्धि है। और भारतीय जनता पार्टी ने 90 से, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के जन समर्थन के ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो वो लगातार बढ़ा है, और ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। और आज गुजरात में आप ट्राइबल एरिया में जाइए, वहाँ कृषि का विकास हुआ है, डेयरी का विकास हुआ है। सौराष्ट्र में जाइए, डेयरी का विकास हुआ है। कच्छ में जाइए, आपको खजूर एक्सपोर्ट के आइटम मिलेंगे। कहीं भी सड़क देखिए, 24 घंटा बिजली देखिए, घरों में पानी की उपलब्धता देखिए, सरकारी विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी देखिए। विकास के मानक में भौतिक मानक तो होते ही हैं, लेकिन गुजरात में गरबा होता है। लोग आराम से 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक महिलाएं आराम से कहीं भी आ जा सकती हैं। तो क्या महिला सुरक्षा विषय नहीं है? गुजरात में कोई कर्फ्यू नहीं लगता, क्या कानून व्यवस्था विषय नहीं है? गुजरात में अब कोई दंगा नहीं होता, क्या सद्भाव विषय नहीं है? गुजरात में अब किसी भी प्रकार का कोई लाइन नहीं लगती, क्या ये विषय नहीं है? विकास के मानक का अर्थ ये है कि हम अंतिम व्यक्ति तक उन सब साधनों को पहुंचाएं जिनकी उनको आवश्यकता है। हम समाज में वो वातावरण निर्मित करें जो समाज में सुरक्षा का माहौल दे, और हम उन सब परिस्थितियों को उपलब्ध कराएं जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से जीवन जी सके। और वैसा विकास का मॉडल गुजरात में दिया है। गुजरात के विकास की मॉडल की बात करें तो जब पूरा कैंपेन चल रहा था उस समय की परसेप्शन था कि मोदी जी ने टफ डिसीजंस लिए हैं। जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, उसकी वजह से ट्रेडर्स में बड़ा आक्रोश था। लेकिन आप जो इंपॉर्टेंट सीट्स अहमदाबाद, सूरत, जहाँ पे ट्रेडर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा थी, उनका रिजल्ट बिल्कुल उलट था। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और रिफॉर्म्स उसी तरह से आए। एक परसेप्शन ऑपोजिशन ने ज़रूर बनाने की कोशिश की कि ट्रेडर्स में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट है। लेकिन क्या आपसे मेरा जो सवाल ये है कि क्या अब क्योंकि ये सीटें आ गई हैं, सरकार बन चुकी है बीजेपी की, इज़ द एनडीए गवर्नमेंट नाउ इन अ पोजीशन टू टेक बोल्डर डिसीशंस? डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी लेकर आए और अब 2 साल बाद आम चुनाव भी हैं, तो अब क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि सरकार कुछ और ज़्यादा बोल्ड डिसीशंस लेकर आएगी? देखिए, बोल्ड डिसीजन लेने का अर्थ लोगों को तकलीफ देना नहीं होता है। आप जब एक बड़ा निर्णय करते हैं और उस प्रक्रिया से 125 करोड़ प्रभावित होते हैं, तो आपको लगातार जो निर्णय करने होते हैं वो इस प्रकार से करने होते हैं कि लोगों की तकलीफ़ें कम हों। जीएसटी एक बहुत बड़ा सरकार का फैसला था। इसमें 29 राज्य, केंद्र सरकार और 125 लोगों के कर देने की प्रणाली। लेकिन इतना बड़ा रिफॉर्म जब आप करेंगे तो जब से जीएसटी को लागू किया है, जीएसटी काउंसिल हर महीने बैठी है, लोगों की समस्याएं आई हैं, उनको समाधान करते गए हैं। हमारा लक्ष्य केवल बोल्ड निर्णय लेकर के कोई लोगों को तकलीफ नहीं देना है, लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आए, देश का व्यापार कैसे आगे बढ़े,
उस व्यापार में प्रक्रियागत सहूलतें किस प्रकार से दी जा सके, किस प्रकार से लोगों को उन सब बैरियर से मुक्त करके एक मुक्त आवागमन, एक देश एक कर माने व्यापार को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो सरकार ने जो रिफॉर्म्स के जो विषय शुरू करे हैं, और इसलिए आप देखिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आज भारत ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। एक साथ 30 पायदान ऊपर आना ये किसी देश के लिए इतना आसान नहीं होता है। निर्णय कठोर लिए जाए, निर्णायक लिए जाए, पारदर्शी लिए जाए, लेकिन अंतिम व्यक्ति के हित में लिए जाए, और व्यापार बढ़ना तो देश के हित में है। तो सरकार लगातार रिफॉर्म्स के माध्यम से देश के व्यापार, रोजगार में वृद्धि, लोगों को सहूलियतें, इस दिशा में जो काम कर रही है उसको आगे बढ़ती रहेगी। और इसमें सरकार ने हमेशा लचीलेपन का रवैया अपनाया है, कोई रिजिड रवैया नहीं अपनाया। एक बार जब विषय आते हैं, समस्याएं ध्यान में आती हैं, तो उसको समाधान भी किया जाता है। कल जितने भी लीडर्स से बात हो रही थी, एक बात जो यूनिसन, एक जो यूनिफाइड इम्प्रेशन आया वो ये था, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे बीजेपी के लोग हों, कि हैड इट नॉट बीन फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर बीजेपी टू विन इलेक्शंस इन गुजरात। एक लोगों ने ऐसी चर्चा करना शुरू की थी। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि वुड इट बी पॉलिटिकली करेक्ट टू आस्क यू whether the party should be banking on the ability and capability of just one leader in the party? देखिए, पार्टी के लिए ये एक सौभाग्य का विषय है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको उपलब्ध है, और इस समय वो देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी उपस्थिति कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए भी एक प्रेरक और ऊर्जा का काम करती है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी देश के वह नेता हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं। और ये तो पार्टी का सौभाग्य है कि पार्टी के पास आज श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व उपलब्ध है, और ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए उनका जो नेतृत्व और उनका जो आदर्श हमारे सामने है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते। तो ये तो हमारे सबके लिए सौभाग्य का विषय है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरीके का कॉन्फिडेंस इंस्पायर करते हैं, वो ऑब्वियसली इट एनर्जाइजेस द पार्टी एंड इट एनर्जाइजेस द अदर लीडर्स एज वेल। बट व्हाट अबाउट स्ट्रेंथनिंग द सेकेंड रंग लीडरशिप? जैसे कि लीडर्स लाइक विजय रूपानी एंड ऑल, they were capable leaders. He won the elections, but he could not pull the crowd. He is not considered to be a crowd puller. तो सिर्फ गुजरात की ही ना बात करें, अब आपके पास इलेक्शंस और भी स्टेट्स में आ रहे हैं। सेकेंड रंग लीडरशिप को स्ट्रेंथन कैसे करेगी पार्टी? क्योंकि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, पार्टी में नेता हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राजनाथ जी हैं, अरुण जी हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, और लेकिन नेता तो सबके, हमारे नेता सर्वमाननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसा एक हमारे पास पूरी कार्यकर्ताओं की सुदृढ़ श्रृंखला है। जैसे जैसे जिसका उपयोग होगा पार्टी सबका उपयोग करती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न या कोई वैक्यूम है। अगले साल 2018 में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स में चुनाव आएंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, और उसके बाद आम चुनाव है, और मध्य प्रदेश। हाँ, तो जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अब ऑपोजिशन, क्योंकि कांग्रेस को इतनी बढ़त अभी मिली है, कुछ सीट्स का इजाफा हुआ है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इस समय बढ़ा है कि ठीक है, मैं शायद बीजेपी को टेक ऑन कर सकता हूँ। तो क्या पार्टी बीजेपी भी अपना स्ट्रैटेजी किसी तरह से चेंज करेगी? बिकॉज देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज कुड फॉर्म अ कोएलिशन मेकिंग कांग्रेस द सेंटर पीस। सो पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरह से अब चॉक आउट करेगी फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड ऑल्सो 2019? देखिए, पहला तो कांग्रेस ने अपना हिमाचल राज्य खो लिया, उनकी एक सरकार चली गई और वहाँ 2/3 बहुमत से हम आ गए। दूसरा, उनके सारे भ्रामक प्रचार और उनके सारे झूठ के बाद भी वो गुजरात में कामयाब नहीं हुए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस कहाँ बढ़ रही है। अब कोई आदमी बोले कि 2 और 2 4 होते हैं और दूसरा बोले 2 और 2 8 होते हैं, तो उनको उनके 8 मुबारक। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी एक विचारधारा को लेकर के काम कर रही है। हमारा विचारधारा का आधार ये है कि भारत एक अपने मूल्यों पर जीने वाला एक देश है,
जिसमें समाज के सभी वर्गों को विकास करने के लिए पार्टी के जो हमारे आइडियोलॉग हैं पंडित दीनदयाल जी, उनकी प्रेरणा से जो सबसे नीचे के स्तर का आदमी है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार निर्णय ले, ये देश आगे बढ़े, इसके लिए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में हम लोग काम करें और पार्टी उसी तरीके से काम कर रही है। तो भूपेश जी, आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए पुटअप करेगा? जैसे कि कुछ इश्यूज हैं, जैसे जाट्स हैं हरियाणा में, मराठास इन महाराष्ट्र, यू हैव पटीदार्स इन गुजरात, और ऑब्वियसली और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेके ऑपोजिशन एकजुट हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हमारे बन तो कोई सकती भी है। खिलाफ नहीं है। हमारे कौन खिलाफ है? हमारे तो सभी वर्गों में सबसे ज़्यादा सांसद विधायक हमारे पास ही हैं। तो आप ये कैसे कह रही हैं कि ये वर्ग हमारे खिलाफ है और ये उनके साथ है? मुझे तो ये कंक्लूजन ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ हमारे खिलाफ है कोई। तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि 2019 बीजेपी आराम से जीतेगी और ऑपोजिशन इज नॉट गोइंग टू पोज अ चैलेंज फॉर बीजेपी? नहीं, अपोजिशन क्या काम करेगा, वो तो अपोजिशन है। लोकतंत्र में इस देश में 6000 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं और हर राजनीतिक दल को अपने अपने तरीके से काम करना होता है और सबके लिए जो निर्वाचन है वो चुनाव आयोग करता है। तो सब राजनीतिक दलों को काम करने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन, विचार, कार्यकर्ताओं की संगठन टीम और उसकी एक रणनीति, पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उनका जो नेतृत्व हमको मिलता है उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं और हम अपने मिशन में, अपने काम में, अपने कार्य विस्तार में लगातार आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन वो कहाँ बढ़ रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। Chali, it was a pleasure talking to you, Mr. Yadav. So that's it on this episode of To The Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for watching.